हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक जो आती है आपके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है और आप लोगों के बेसिक जो कंप्लीट होगा वो एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुकों से ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं क्लास 6 विज्ञान की जो किताब है उसका पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इसका है पढ़ेंगे भी सही और पढ़ाएंगे भी सही, है ना। दोनों काम यहाँ पर एक साथ होंगे। भोजन के घटक पहले चैप्टर का यहाँ पर नाम है, तो आप लोग आराम से पूरी बातें ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। एयरफोन लगाकर भी आप लोग पूरा आनंद इस चैप्टर का ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उनके तो ये काम आएगा ही, साथ में ही जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर रीट वगैरह जैसी एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी ये बहुत खास होता है। टीजीटी, पीजीटी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो कि आप लोगों को बाद में पता चल ही जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं पहला चैप्टर। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो, भोजन के घटक पहला चैप्टर है क्लास 6 का। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, यानी कि 5वीं क्लास तक की पहले की, और आप लोग जानते ही होंगे नॉर्मल सी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था। इसे मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में क्या हो सकता है, चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, ठीक है, जो कि अपने जो दक्षिण एरिया है उधर बनता है, मछली और सब्जियां हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रियाकलाप फर्स्ट। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। बहुत सारी बार अपन घर में जो सब्जी वब्जी बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा सब्जी जैसे दाल हो गया, किसी के मांस मछली चलती है तो वो एक्स्ट्रा बनती ही है ना। तो सब्जी हो सकती है, इसमें दही भी हो सकता है, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के अचार, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो कभी आपके घर में मेहमान आते हैं तो देखना, सलाद अलग आएंगे, नमकीन अलग आएगी, है ना, अचार अलग आएगा, दही अलग, सारी चीज़ें आती है, सब्जी अलग, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़ेंगे तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो और तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। आप लोगों को पता होगा पहले के टाइम में ना, मतलब पूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा लेके जाते थे। वो इसीलिए लेके जाते थे कि वो क्या है, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो जब भी यात्रा करते थे तो उन पूड़ियों को सूखने के बाद भी खा लिया जाता था, है ना। पूड़ी जो आप लोग जानते होंगे कि जैसे रोटी की तरह बना के उसको तेल में तल के उपयोग में लिया जाता है, समझ रहे हो। चलो, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। ठीक है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? अब इस पर बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि पंजाब एरिया में मक्के की रोटी, है ना, और दाल या मांस का व्यंजन में अगर आप लेते हैं तो राजमा यहाँ पर लिखा हुआ है। सब्जियाँ लेते हैं तो सरसों का साग और दही और घी अन्य व्यंजन काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपन ने छोड़ा था जो हमें पादपों और या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है। इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो हैं कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिससे हमारे शरीर की क्या होती है, आवश्यकता पूरी होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, क्या ये जो सारे खाद्य पदार्थ हैं इनमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं?
कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 1.2 में लिखें। ठीक, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन आती है, ठीक है, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप लोग। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, है ना, किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, किसमें नहीं है ना, और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो है मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये मंड का पता कैसे चलेगा, शर्करा का पता कैसे चलेगा, तो चलो चलते हैं, बात करते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, आयोडीन का एक तनु विलयन, तनु मतलब पतला विलयन आपको बनाना है, जैसे पानी ज़्यादा नहीं रहता जिसमें, वो वाला, है ना। फिर उसमें क्या करना है, जल से आधी भरी परख नली में, जल से आधी भरी हुई एक परख नली रहेगी। परख नली आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारी बार आप लैब वगैरह में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा परख नली क्या चीज़ होती है ना। परख नली में कुछ बूंदे आपको क्या करना है, टिंचर आयोडीन की मिला लेनी है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अगर कॉपर सल्फेट बनाना है तो क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, उसमें 100 मिलीलीटर जल में क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देना है। ठीक है, उसके बाद देखो 1000 मिलीलीटर जल में 1000 मिलीलीटर जल लेना है, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के अभी परीक्षण करेंगे अपन, उसमें काम आने वाली है। चलिए, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अगर आपके खाद्य पदार्थ में जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसके अंदर अगर मंड है, मंड की और शर्करा की मात्रा है, तो उसको चेक करने के लिए हम परीक्षण करेंगे। सबसे पहले अपन कर रहे हैं मंड का परीक्षण, है ना। मंड के लिए परीक्षण क्रियाकलाप 2 देखो। परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, है ना। कच्ची सामग्री कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आपने आलू ले लिया, ठीक है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाली है। आलू को आपने एक परत काट लेनी है, काटने के बाद क्या करना है, इस पर 2 या 3 बूंद क्या करना है, आयोडीन डालना है। आयोडीन की 2-3 बूंद डालनी है। खाद्य पदार्थ में रंग में परिवर्तन को देखिए। जो आप देखेंगे जहाँ जहाँ बूंदें गिरी हैं वहाँ पर क्या होगा, कलर चेंज होगा। क्या यह नीला या काला हो गया है? यदि ये कलर जहाँ पर आलू की स्लाइड पे आप लोगों ने 1 या 2 बूंद आयोडीन की डाली है और वहाँ पर अगर कलर चेंज हो गया है, काला या नीला कलर वहाँ पर शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें मंड उपस्थित है। और अगर नहीं शो हो रहा है तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है। ठीक है, समझ के चलो। देखो, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख भी रहा होगा, ये आलू है। आलू को इन्होंने एक परत काटा, उस पर देखो यहाँ पर आयोडीन की 2-3 बूंदें डाली, और उस बूंद में अगर नीला या काला रंग आ जाता है आलू की स्किन पर यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मंड उपस्थित है। और अगर नहीं आया तो नहीं है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपनी परीक्षण जो सारणी आप लोग बना सकते हैं 1.2 में लिख सकते हैं। यहाँ पर सारणी दे रखी है ना। कच्चा दूध, आलू, मूंगफली, बिना पका चावल, सूखा नारियल, बिना, इन सभी में आप लोग परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मंड का परीक्षण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब अपन को चेक करना है कि आपके खाने में प्रोटीन है या नहीं है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, है ना। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोटीन परीक्षण करना है किसी भी चीज़ में, तो आप लोगों को पहले उसका पेस्ट बनाना है, यानी कि उसको थोड़ा दरदरा कर देना है। ठीक है,
जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। ठीक है ना, जल डालना है, ओनली पाउडर फॉर्म में बना लेना है पहले। फिर उसमें जो परख नली है उसमें जल डाल के उसको मिक्स कर देना है, फिर उसको हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में क्या करना है, 2 बूंद आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे बनाना था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखो दिख गया। चलिए यहाँ से आप लोग कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना सीख सकते हैं। फिर आपको देखो कॉपर से क्या करना है, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में जो आपने पाउडर और वो जो चूर्ण बनाया था उसमें पानी भर रखा था, उसको हिलाने के बाद आप लोगों को उस परख नली में 2 बूंद क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन, और 10 बूंद आपको क्या करना है, कास्टिक सोडे का विलयन डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, ये बच्चा देख रहे हो आप लोग, ये वही कर रहा है। ठीक है, ये परख नली ऐसी रहती है, ये जो आपको दिख रही है ना, है ना। और ये ड्रॉपर जो है वो जो लाल लाल कलर का जो ढक्कन लग रहा है वो है कॉपर सल्फेट का, ये है कॉपर सोडा भी आप लोग देख सकते हैं। तो परख नली में आप लोग देखेंगे होंगे कि परख नली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए, अगर परख नली में कलर बैंगनी रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर कलर बैंगनी कलर में आ गया तो इसका मतलब है इसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है, और अगर नहीं आता है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत सारे जो भी पदार्थ हैं उनके साथ कर सकते हो। अब हम बात करेंगे वसा के परीक्षण के लिए। अब देखो, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। कोई भी खाद्य पदार्थ है उसकी अल्प मात्रा आपको लेनी है। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसमें लपेट कर इसको कूटना है। ठीक है ना, कागज़ फट न जाए। क्या कह रहा है ये, कागज़ फट न जाए। आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। जैसा कि आप लोगों ने, मान लो आप लोगों ने कोई भी चीज़ ऐसी ली है ना, जैसे कि लौंग ले ली। ठीक है, लौंग तो देखी होगी आपने, है ना। लौंग लेने के बाद उसको एक कागज़ में लो। कागज़ में लेने के बाद 1-2 बार उसको अच्छे से पीसो ताकि कागज़ फटे नहीं। और वाइट पेपर लेना आप लोग, वाइट जो कागज़ आता है वो लेना। ठीक है, उसमें बाद आप लोग जैसे ही उस पर 1-2 देंगे उसको बाद कागज़ को आपको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपको देखना है कि उस कागज़ पर जहाँ पर भी वो लौंग रखी हुई थी वहाँ पर कुछ तेल की बूंदें आई या नहीं। तेल की बूंदों का मतलब यानी कि थोड़ी नमी सी, गीला गीला हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो इसका मतलब उसमें वसा है। ठीक है ना, कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं, कोई भी प्रकाश है उसके सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। समझ गए ना आप बात, अभी जो मैंने समझाया वही है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जलाया हो तो वो सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि इसमें वसा उपस्थित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। क्या वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। ठीक है, विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? यानी कि एक क्वेश्चन निकल कर आया कि हमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, इन पोषकों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें, इधर डायग्राम दिख रहा होगा वसा के कुछ स्रोत जिसमें पादप स्रोत है और जंतु स्रोत है। पादप स्रोत की बात करें तो गिरी, तिल, मूंगफली ये है। और अगर हम जंतु की बात करें तो मांस, मछली, अंडे, ये सारी चीज़ें हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, है ना, तो हमारी ऊर्जा क्या होती है? खर्च हो जाती है। ऊर्जा जब खर्च हो जाती है तो हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर को कुछ ना कुछ प्रोटीन, वसा वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी होती है। तो उसी से क्या होता है फिर आगे क्या जो भी हम वर्क करते हैं उसमें
सक्सेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी ऊर्जा होती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दिखी हुई है, जैसे कि मटर, चना, मूंगफली, तुअर दाल, ये सारी चीज़ें है ना, प्रोटीन के स्रोत है ये। और जंतु से अगर हम बात करें तो अंडे, पनीर, मछली, मांस, ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन के जो स्रोत है वो विटामिन ए की बात करें तो पपीता, गाजर, आलू है। विटामिन बी की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ, यकृत और चावल है, और इन्हों से ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, है ना। विटामिन सी जो है संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। ठीक, इसके बाद विटामिन डी के स्रोत हैं मछली, मांस, और आप लोग धूप में बैठ जाएं तब भी आपको विटामिन डी मिल जाती है। चलो वापस से बनाते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। यहीं पर थे ना अपन? हाँ बिल्कुल यहीं थे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। फिर देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के नाम जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो विटामिन बी है इसमें भी बहुत सारे विटामिन है, तो इन सारे विटामिन जो बी है उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो ए का आप लोगों ने अभी देख ही लिया, ए, बी और सी के बारे में, ये कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा खाना है, नहीं, लिमिट का। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दर्शाए गए, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो है पपीता, गाजर और आम। ठीक, जो त्वचा और आंखों के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन बी, तो गेहूँ, चावल और यकृत होता है। विटामिन सी की बात करें तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और ऐसे भी बेनिफिट ही देता है। संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो आप लोगों के जो है शरीर में कमी हो जाती है ना, तो उन चीज़ों के लिए भी यहाँ पर आता है। थकान महसूस होती है तो मछली, अंडे आप लोग खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयोडीन की कुछ स्रोत। जैसा कि आयोडीन की स्रोत है, पालक खाओ आप, अदरक खाओ, ये आयोडीन की स्रोत है। और विटामिन डी अगर आपको लेना है तो आप लोग सुबह की धूप में बैठ सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखो इसने पूछा है, हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है ना। सर्दी के मौसम में तो आप रह जाते हो, पर गर्मी में नहीं होते हो, तो ये चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं फॉस्फोरस के कुछ स्रोत हैं यहाँ पर। दूध है, केला है, अनाज है यानी कि गेहूँ, चावल और मिर्ची। लोहे के कुछ स्रोत यहाँ पर दे रखे हैं, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, है ना। कैल्शियम के कुछ स्रोत जैसे कि दूध और अंडा है। लोहे के स्रोत जैसे कि पालक, अमरूद, सेब, फल दे रखा है, मांस दे रखा है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 1.10 में दर्शाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो होते हैं रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, है ना। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल है ना, और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं।
देखो, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3 आपको दिख रहा होगा। देखो, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आप टमाटर काटेंगे नॉर्मल सी बात है हाथ गीले होंगे, नींबू काटेंगे तब भी नॉर्मल सी बात है कि हाथ गीले होंगे। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार मतलब कि ऐसा आहार जो आप लोगों को कोई नुकसान न करे, आपके जो है पर्याप्त मात्रा में आपको पोषक उससे मिले। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है। क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? ठीक। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, किण्वित भोजन जैसे कि भारतीय दक्षिण भोजन जो होता है इडली, आटे का मिश्रण जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ज़्यादा भी नहीं धोना चाहिए, एक बार धो के यूज़ में ले सकते हैं सब्जियों को, है ना। अब हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, सम्मिलित करें? बूजों ने पूछा, यानी कि जो एक वो कार्टून सा था उसने पूछा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है ना। ज़्यादा वसायुक्त भोजन करोगे, ज़्यादा तेल खाओगे, तेल वाली पराठे और आटे, तो आपका शरीर डोलमडोल हो जाएगा। इसलिए लिमिट की चीज़ें आपको खानी पड़ेगी। अब आता है अभावजन्य रोग। ठीक है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं तो उसे कहते हैं अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है
तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वर्दी का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वर्दी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती है। इसमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाई गई है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर देखो, जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इस लेसन का जो सार है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी वगैरह, रीट वगैरह, है ना, या फिर आपके जो 6th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके, तो देखो यहाँ से चीज़ें बनने वाली है। विटामिन और खनिज लवण जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। अगर आप 6 में हैं या आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके हर एग्ज़ाम में ये काम आती है। तो देखो, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, इनसे क्या क्या अगर इनकी कमी हो जाती है शरीर में तो क्या क्या रोग हो सकते हैं और इनके लक्षण क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो इससे होता है क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब कि आंखों की इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लक्षण इसके क्या होते हैं? कमजोर दृष्टि होती है, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12, ये सारी बहुत सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जैसे कि मैंने बताया, पर यहाँ पर विटामिन बी ही लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे, इससे होने वाला जो रोग है वो है बेरी बेरी करके एक रोग है। विटामिन बी मतलब बेरी बेरी, ठीक है। इसमें दुर्बल पेशियां हो जाती है, काम करने की ऊर्जा में आपकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी, सी से मतलब स्कर्वी रोग उससे होता है। इससे क्या होगा, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है, तो वो क्या है, विटामिन सी की कमी के कारण है। अगर विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स यहाँ पर इससे रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना इसका लक्षण है, ठीक है ना। तो इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इसको पूरी करने के लिए आप लोग मांस वास खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग धूप में भी बैठकर सेवन करेंगे, लगातार आधा 1 घंटा डेली बैठोगे तो भी आपको विटामिन डी पर्याप्त मिल जाएगा। कैल्शियम क्या होता है, अस्थियां और दंतशय होता है, कमजोर अस्थियां और दंतशय, कैल्शियम की कमी हो जाने से ये सारी चीज़ें होगी। आयोडीन की कमी हो जाने से गेंगा या गायस्टर रोग होता है, जो कि गर्दन की ग्रंथि को फुला देता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। अगर लोहे की कमी हो जाती है लौह की शरीर में तो अरक्तता या कमजोरी आपको महसूस होती है। एक बढ़िया सा यहाँ पर देखो चीज़ लिखी हुई है, इसका नाम है FSSAI, ठीक है। इसको कहेंगे सदृढ़ीकृत फोर्टिफाइड, इसको कहेंगे संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि FSSAI का नारा क्या है, मिशन क्या है, तो आपको बताना है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसका सिंबल आपसे पूछ सकते हैं, F लिखा हुआ है आधा चांद की तरह, प्लस आगे लिखा हुआ है ना। यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, ये लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना, ठीक है। अब इसका जो सारांश है पूरे चैप्टर का वो यहाँ दे रखा है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे होते हैं और जल भी होता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए होती है। जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों और पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक या एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता यानी कि कमी हो जाती है तो उससे हमारे शरीर में विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन है और ये पूरा चैप्टर है।
जो कि आप लोग आराम से सावधानी से पढ़ सकते हैं, ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं। तो ये आपका क्लास 6 का पहला चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आराम से आप लोग ध्यान से वीडियो सुने, आपकी हेल्प ही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।